मैं 13 साल की थी जब मेरी सौतेली माँ मुझे कोठे पर छोड़ आई थी। मैं कोठे पर बहुत हसीन तवाइफ थी, इसलिए मेरी मालकिन मुझे सिर्फ अमीर मर्द के सामने ही भेजती थी और अमीर लोग मेरे ऊपर लाखों रुपए निछावर कर देते। एक रात एक अमीर मर्द कोठे पर आया तो उसे देखकर मेरी रूह लरस उठी, क्योंकि वो तो मेरा। रात के इस पहर जब सब घर वाले सो रहे थे तो मैं अपने कमरे की खिड़की से कूदकर घर से बाहर चला आया। मैं जानता था कि अगर घर वालों को पता चला कि मैं इस घर से बाहर निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे जाने ना देते, इसलिए मुझे मजबूरी में ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। मेरे दोस्त मुझे बार बार कॉल्स करके पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रह गया हूँ। वो सब दोस्त बिल्कुल तैयार खड़े थे, जबकि मुझे ही घर से निकलने में देर हो गई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि सब घर वाले सो जाएं फिर ही मैं निकलूं, और इस चक्कर में काफी देर हो गई थी। ट्रेन के आने का वक्त भी हो गया था। असल में हम सब दोस्तों ने बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाया था और मुझ पर पाबंदी थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। वजह यही थी कि मैं हर वक्त दोस्तों के साथ घूमकर वक्त जाया करता था, लेकिन ये प्लान चूंकि कई महीनों से था तो मैं इसको हरगिज भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए घर से मुझे यूं रात के इस पहर फरार होना पड़ा। जल्दी से मैंने टैक्सी पकड़ी और उसको स्टेशन की तरफ तेजी से भगाने के लिए कहा, मगर शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि आधे रास्ते में ही जाकर टैक्सी भी खराब हो गई। अब मुझे इस वक्त कोई दूसरी गाड़ी भी मिलना मुश्किल लग रहा था। मेरे दोस्तों की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। ट्रेन पहुंच चुकी थी और वो सब स्टेशन पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। आखिर मुझे यही नजर आया तो मैंने उन्हें कहा कि वो लोग निकल जाएं, मैं कोई गाड़ी या टैक्सी बुक करके इन्हें अगले स्टेशन पर मिलता हूँ। मगर अभी तो यहाँ से गाड़ी का मिलना नामुमकिन लग रहा था। मैं इन्हीं सोचों में परेशान हो रहा था कि एकदम से एक बड़ी गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई थी। मैंने देखा तो आगे ड्राइवर बैठा था, जबकि पीछे कोई निकाबपोश हसीना थी जिसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। शायद इस ड्राइवर ने अपनी मालकिन के कहने पर ही गाड़ी रोकी थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी मदद की जरूरत है और मुझे क्या चाहिए था। मैं जल्दी से बगैर कहे गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गया और ड्राइवर से इल्तिजा की कि किसी भी तरह मुझे स्टेशन पर पहुंचा दे। रात के इस पहर किसी अनजान पर भरोसा करना खतरे का बाइस तो था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इत्तेफाक की बात ही थी कि इन लोगों को भी स्टेशन की तरफ ही जाना था, इसलिए ड्राइवर ने बहुत तेजी से गाड़ी दुराई, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब तक हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन निकल चुकी थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और यही कहा कि अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं अगले स्टेशन पर तुम लोगों को मिलता हूँ। हम लोगों का मरी का प्लान था। वैसे लाहौर से मरी इतना भी दूर नहीं था कि अगर ट्रेन ना मिलती तो कोई बड़ा नुकसान हो जाता। मैं बस या किसी टैक्सी के जरिए भी जा सकता था, लेकिन असल में मुझे ट्रेन पर सफर करने का बहुत शौक था और मेरे इसरार पर हमने ट्रेन का प्रोग्राम बनाया था, वरना सबके पास अपनी गाड़ियां भी थी और अब मैं ही ट्रेन पर जाने से रह गया था। वो दोनों मेरी बातें सुन रहे थे। इस निकाबपोश हसीना ने धीमी आवाज में ड्राइवर से कुछ कहा तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आपको मरी जाना है। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको वहां तक छोड़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात थी। मेरा तो मसला ही हल हो गया था। थोड़ी देर इधर उधर देखते हुए मैंने चोरी छुपे पीछे मुड़कर देखा तो उस निकाबपोश को अपनी तरफ ही देखते पाया, तो मैंने घबरा कर जल्दी से गर्दन मोड़ ली। वो मुझे ही देख रही थी। अपने हुलिये से तो वो किसी बहुत बड़े खानदान के चश्मो चिराग लग रही थी, शायद कोई जागीरदार थी। उम्र की तो वो मुझे हल्की सी लग रही थी। ना जाने रात की इस पहर वो अकेले ड्राइवर के साथ मरी किस लिए जा रही थी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और एक बार तो दिल किया पूछ ही लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा ऐसा पूछना ठीक नहीं है, लिहाजा मैं चुप रहा। लेकिन इस लड़की की मौजूदगी की वजह से बार बार मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात ही आते रहे। रास्ता बहुत अच्छे से कट रहा था। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ किसी किस्म का कोई हादसा भी हो सकता है। मरी की हदूद शुरू हुई थी और सुबह को चाला भी फैलना शुरू हो गया था। ताहम अभी भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। मैं अपने एक दोस्त के साथ मुसलसल राब्ते में था। वो लोग तो कब के पहुंच चुके थे और जो जगह हमने तय की थी वहां उस होटल में मेरा इंतजार हो रहा था। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तो मैंने कभी ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था और ना ही मेरे वहम गुमान में था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। जैसे ही हम मरी में दाखिल हुए तो ड्राइवर ये कहकर नीचे उतर गया कि वो हम सब के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता है। मुझे भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने भी उसकी ऑफर कबूल कर ली। लेकिन खाना खाने के बाद मेरे सर पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। मेरा सर चकराने लगा और बेहोश होने से कबल जो आखिरी सोच मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि शायद मेरे साथ धोखा हो गया है। इस खाने में ही जरूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। कुछ देर तक तो मुझे याद ही नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर जैसे
जैसे मेरा जहन बेदार हुआ, मुझे सब याद आ गया कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि उस ड्राइवर और उस लड़की ने आखिर क्यों मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। शायद वो लोग पेशावर थे और वो लिफ्ट देने के बहाने औरों को लूट लेते थे। मैं ही बेवकूफ था जिनकी बातों में आकर इनकी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर तक मैं दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। मेरी जेब में मेरा मोबाइल भी नहीं था। यकीनन वो भी इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही ड्राइवर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कुछ कपड़े थे। मुझे देखकर वो कहने लगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह होने वाला है। मैं तो उछल ही पड़ा और चिल्लाते हुए कहा कि ये क्या मजाक है, निकाह होने वाला है और तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। उस ड्राइवर का लहजा बिल्कुल ही बदल चुका था। मेरे करीब आकर कहने लगा कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो और चाहते हो कि अगले 2 घंटे के बाद तुम यहाँ से बाहिफाजत निकल कर अपने दोस्तों के पास चले जाओ, तो तुम्हें मालकिन से अभी और इसी वक्त निकाह करना होगा। मैंने पूछा, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी मालकिन से निकाह क्यों करूं? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ और इसकी क्या जरूरत है। वो कहने लगा कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ जानना बिल्कुल भी अहम नहीं है। बस तुम्हें जो कहा है वो तुम्हें करना होगा, वरना तुम यही हमारे पास कैद रहोगे। वो कपड़े फेंक कर बाहर चला गया और मैं ठंडे दिल व दिमाग से सोचने लगा कि मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी परेशानी हो रही थी कि आखिर मैं इस लड़की से निकाह क्यों करूं। इसका ऐसा क्या मकसद है? मैंने तो अभी तक इसे देखा तक नहीं था, सिर्फ निकाह में ही इसकी आंखें नजर आ रही थी, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। मैं कपड़े पहनकर इस ड्राइवर के साथ कमरे से बाहर आ गया तो वो घूंघट निकाले पहले से ही तैयार बैठी थी। मौलवी साहब और गवाह भी वहां पर मौजूद थे। उस वक्त मेरा दिमाग इतना उलझा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आसपास हो क्या रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि इसका नाम क्या है। बस मैंने कबूल है कहकर हाँ में सर हिला दिया और निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। जब मौलवी साहब गए तो वो जो लोग साथ आए थे वो हमारी तस्वीरें बनाने लगे। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा जहन मुसलसल शकूक और शबात का शिकार था कि आखिर इस सब के पीछे इस लड़की का मकसद क्या है। निकाह के थोड़ी देर के बाद ही वो ड्राइवर मुझे आकर कहने लगा कि जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देता हूँ। वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे गाड़ी में ले आया और थोड़ी देर के बाद जिस होटल का मैंने कहा था उसके सामने आकर मेरी आंखों से पट्टी हटा दी और कहने लगा कि अब तुम आजाद हो। लेकिन मैं इसके आगे की पूरी बात सुनने से पहले ही गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर की तरफ दौड़ लगा चुका था। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अगर मैं अपने दोस्तों को बताता तो वो कभी यकीन ना करते, इसलिए मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया और थोड़ी देर के बाद अपने आप को नॉर्मल कर लिया। अब मैं यहाँ पर इनके साथ घूमने आया था तो मैं इनकार करके इन बेचारों का टूर खराब नहीं कर सकता था, वरना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। खैर हम लोग 3 दिन काफी घूमते फिरते रहे, नए नए जगहों पर गए। मेरा मूड भी काफी हद तक फ्रेश हो गया और मैंने अपने दिलो दिमाग से उस लड़की और उस निकाह को एक बुरा हादसा समझकर निकाल दिया। लेकिन शायद किस्मत में हमारा एक दफा फिर से आमना सामना होना लिखा था। जिस दिन हमारी वापसी हुई थी इससे कुछ घंटे पहले मेरा एक दोस्त कहने लगा कि मेरे रिश्तेदारों की यहाँ महफिल रक्स हो रही है और सुना है कि सबसे हसीन तवाइफ को वहां पर नाचने गाने के लिए बुलाया है। मेरा ख्याल है कि हमें चलने से पहले इस महफिल का मजा ले ही लेना चाहिए। सब लोग मान गए और हम वहां पर चले गए। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आकर वहां पर रक्स करने लगी। उसने अपने चेहरे पर निकाब ले रखा था, लेकिन उसकी आंखें देखकर मैं चौंक गया। मैं उन आंखों से कैसे धोखा खा सकता था जिनको मैंने बहुत गौर से देखा था। ये वही लड़की थी जिसके साथ कुछ दिनों पहले मेरा निकाह हुआ था। तो क्या ये एक तवाइफ थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उस लड़की ने मुझे भी देख लिया था। एक पल को तो उसके हाथों और पैरों की गर्दिश थम सी गई थी, मगर अगले ही पल वो फिर से अपने डांस में मसरूफ हो चुकी थी। लेकिन मुझे पता चल गया था कि मुझे देखकर वो काफी सहम सी गई है। मैं चाहता था कि मुझे पक्का सबूत मिले कि ये लड़की वही है, इसलिए मैं उसके ड्राइवर की तलाश में बाहर भी आ गया और कुछ ही देर के बाद मुझे वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों नजर आ गए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि अंदर नाचने वाली लड़की वही है जिसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं इतने आला खानदान का इकलौता वारिस और एक तवाइफ ने मुझे अपना शौहर बना लिया। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने उस ड्राइवर के पीछे से सर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया और डिग्गी में बंद कर दिया। इसकी वर्दी पहन ली और इसकी जगह गाड़ी के करीब खड़ा हो गया। 1 घंटे के बाद महफिल खत्म हुई और वो लड़की बाहर आती हुई नजर आई। उसने ड्राइवर यानी मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। मेरे लिए बेहतरीन मौका था। मैंने भी ड्राइविंग सीट संभाली और उसके बगैर कहे गाड़ी पहाड़ी इलाके की तरफ मोड़ दी। मैं असल में जानना चाहता था कि इस तवाइफ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। इसने मुझे अपना शौहर क्यों बना लिया। वो लड़की तो
तो सर नीचे किए बैठी थी, शायद रोने में ही मसरूफ थी, और उसने नोट ही नहीं किया कि मैं उसे कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। वो तो जब मैंने एक झटके से गाड़ी रोकी तो वो होश में आई और इधर उधर देखते हुए पूछने लगी, तनवीर ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? हमने तो वापस लाहौर जाना था, ये हम कहाँ पर आ गए? मैंने अपने सर से टोपी उतारते हुए उससे कहा कि तनवीर नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर जिसके साथ तुमने जबरदस्ती निकाह कर लिया था। मुझे देखकर वो घबरा गई थी। मैंने उससे धमकी दी, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हें यहाँ से ही किसी घाटी पर नीचे धक्का दे दूंगा। मुझे वो कहने लगी कि मैं तुम्हें सब सच बताने को तैयार हूँ, मेरा नाम बचपन में मलाइका था। मेरी माँ ने बहुत लाड और प्यार से मेरा ये नाम रखा था और इतने ही नासों से मेरी परवरिश की थी, मगर इसका और मेरा साथ बहुत कम अरसे का था। जब मैं 13 साल की थी तो मेरी माँ वफात पा गई। मेरा बाप एक अमीर आदमी था और इसके बिजनेस कई ममालिक में फैले हुए थे। सब लोग उससे यही कहने लगे कि इतनी दौलत और जायदाद किसके लिए है, तुम्हें वारिस की जरूरत है इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। लोगों की बातों में आकर मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। मैं 13 साल की थी। मेरी सुतेली माँ वैसी ही थी जैसे कि अक्सर सुतेली माएं होती हैं। उसको मेरा वजूद बुरी तरह से खटकने लगा था और वो यही चाहती थी कि मेरा बाप मुझसे प्यार ना करे। मेरी सुतेली माँ मेरे बाप से मेरी तरह तरह की शिकायतें लगाती। वो मेरे बाप के दिल में मेरे खिलाफ दिन ब दिन जहर घोलती जा रही थी और मैं तो छोटी थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो साजिश क्या कर रही है। मेरे बाबा के सामने वो मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी, मुझसे बेइंतहा प्यार जिताती और अपने हाथों से खाना खिलाती थी और बाबा समेत सबको यही लगता था कि वो बहुत अच्छी माँ है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन मैं इसका रवैया देखकर खूब समझ चुकी थी कि अब मेरे आगे आने वाली जिंदगी मेरी सुतेली माँ के हाथ तो बहुत बुरी गुजरेगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मैं यहाँ पर रहूंगी ही नहीं। मैं 13 साल की थी जब एक दिन वो मुझे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें साथ शॉपिंग पर ले जाती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी उसके साथ तैयार होकर घर से बाहर आई और पहली बार गाड़ी में बैठी थी। मेरी सुतेली माँ मुझे लेकर सीधा एक कोठे पर आई थी और उसने मुझे वहां पर बेच दिया था और खुद वापस चली गई। मेरी जिंदगी पहले कौन सा ठीक थी, यहाँ पर आकर तो और मुश्किल में पड़ गई। मुझे बचपन से ही रक्स सिखाया जाने लगा। कोठे की मालकिन को सब गुरु कहते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरा नाम भी मलाइका से बदल कर रुखसार रख दिया गया। जैसे जैसे मैं जवान होने लगी, सब कुछ सीखने लगी, गुरु ने सबको साफ कह दिया था कि रुखसार मेरी बेटी है और सिर्फ तब ही नाचेगी जब मैं चाहूंगी। मैं सब तवाइफों से बढ़कर हसीन थी और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी निखरती ही जा रही थी। मेरे हुस्न को देखते ही मालकिन यानी गुरु जी ने मुझे कह दिया था कि तुम घूंघट निकाल कर नाचा करोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ये खूबसूरत सा चेहरा सबके सामने आम हो जाए, इसलिए जब भी मैं गाहकों में गाना गाने चाहती या रक्स करने चाहती तो मेरे चेहरे पर निकाब होता था और लोग मुझ पर पैसे निछावर करते रहते। सिर्फ खास लोगों के पास मालकिन मेरा घूंघट हटाकर मुझे जाने की इजाजत देती थी और ये वो लोग होते थे जो मुंह मांगी कीमत अदा करने को भी तैयार हो जाते थे। इतना कहकर वो लड़की एक लम्हे को चुप हो गई तो मुझे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए, यानी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं एक तवाइफ से शादी कर चुका था, लेकिन आखिर फिर इसने मुझसे शादी क्यों की? जब मैंने उससे यही सवाल पूछा तो वो कहने लगी कि पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लो, फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं चुप होकर बैठ गया और वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, मैं गुरु की बहुत लाडली थी और मैं जैसा कहती वो वैसा ही करती थी। अक्सर मुझे दूसरे शहर में भी खास महफिलों में रक्स के लिए जाना पड़ता था, लेकिन हमेशा मुझे वहां पर भी अपना चेहरा छुपा कर ही रक्स करने की इजाजत दी जाती थी। मुझे ये काम बहुत अच्छा नहीं लगता था, मगर मैंने जब से होश संभाला था अपने आप को यही करते देखा था और मैं जानती थी कि मेरे पास इस काम को करने के अलावा और कोई हल नहीं है। मैं जब निकाब करके रक्स करती थी तो लोग मुझ पर इतने पैसे निछावर करते थे कि गिनने वाले थक जाते थे। तो जब खास लोगों के सामने मेरा निकाब उतरता था तब तो गोया हर तरफ पैसों की बारिश ही हो जाती थी। मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने वालों का बस नहीं चलता था कि वो पैसों के साथ साथ अपनी जान भी मुझ पर निछावर कर दे। मेरा रेट बहुत ज्यादा भरने लगा था, इसलिए मालकिन सिर्फ मुझे खास महफिलों में ही बेचने लगी थी। इसकी बातें सुनकर मुझे इसका चेहरा देखने का इश्तियाक पैदा हो गया। इससे पहले कि मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जागी थी कि मैं इसका चेहरा देखूं, लेकिन जैसी तारीफ अपनी बता रही थी उसका चेहरा देखना तो बनता ही था। उसकी आंखें इतनी हसीन थी कि मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो खुद कितनी हसीन होगी। खैर मैंने सोचा कि जब अपनी कहानी पूरी कर लेगी तो फिर इसका चेहरा देखूंगा। मैंने उसकी बातों पर तवज्जो मरकूज किया। वो अपने बारे में कुछ और भी बता रही थी। कहने लगी कि मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि मालकी ने मुझे एक दिन खास तौर पर तैयार होने का कहा। ऐसा वो तभी कहती थी जब मुझे किसी के घर भेजना होता था। मुझे कहने लगी कि आज की महफिल रक्स में तेरा घूंघट हरगिज भी चेहरे से नहीं उतरना
करना चाहिए, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मालकिन ने मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं कहा था और ना ही अंजाम की बात की थी। अगर वो आज कह रही थी तो जरूर कुछ खास ही था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगी, और मैं 3 मुलाजिमों के साथ एक ऊंची हवेली में आ गई। मुझे इस हवेली में जाकर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बार बार दिल यही चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं अब अपना पूरा काम किए बगैर तो यहाँ से नहीं जा सकती थी। खैर, मैंने चेहरे पर घूंघट ओढ़ लिया और काम शुरू हो गया। वहां पर सिर्फ एक ही आदमी था जो मुझ पर पैसे निशावर कर रहा था, और वो इतने पैसे फेंक रहा था जितने आज तक कभी किसी ने नहीं फेंके थे। जितनी देर मैं रक्स करती रही उतनी देर तक उसके हाथ नहीं थमे थे और वो मुसलसल मुझ पर पैसे फेंके जा रहा था। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर ये है कौन और इसके पास कितनी दौलत है जो यूं मुझ पर बेदर्दी से लुटा रहा था। दिल किया कि रक्स करते करते जरा थोड़ा सा घूंघट उठाकर इसका चेहरा तो देखूं, मगर मुझे साथ ही गुरु की बात याद आ जाती कि हरगिज भी चेहरे पर से घूंघट नहीं हटाना। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि मैंने तजस्सुस के मारे घूंघट हटाकर उस आदमी का चेहरा देखने का फैसला कर ही दिया। हुआ ये था कि जैसे ही मैंने अपना डांस खत्म किया तो तालियों की गूंज सुनाई देने लगी, और उसी वक्त उस आदमी ने मेरी झोली में बहुत सारा सोने का जेवर रख दिया। तो मेरे तजस्सुस की इंतहा हो गई और मैंने घूंघट हटाकर उस आदमी के चेहरे पर नजर डाली, और मेरी नजरें भूल गई थी। मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मैं अगरचा अपना बचपन बिल्कुल भूल चुकी थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। अगरचा मुझे ये बात कुछ शक में मुब्तला कर रही थी कि वो वाकई में मेरा बाप है या मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि यह आदमी मेरा बाप ही है। लेकिन मैं पक्का करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो मुझे अपने साथ लेकर रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। मैंने उससे दरखास्त की कि वो मुझे अपना कमरा भी दिखाए, तो वो मुझे साथ लेकर अपने कमरे में चला आया। मैंने पूछा कि आपकी बीवी कहाँ है, तो वो हंसते हुए कहने लगा कि आज बीवी घर पर होती तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं ये महफिल का इंतजाम कर पाता। असल में वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर अपने मायके गई है और मैं बोर हो रहा था, तभी तो तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। मैंने उससे बहाना बनाकर बाहर भेज दिया कि ठीक है, अब जाए, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अगर कोई हमें इकट्ठे इस कमरे में देख लेगा तो मेरी शिकायत मेरी मालकिन को लगा देगा। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती। वो बाहर चला गया तो मैंने जल्दी से उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मैं कोई ऐसी चीज या कुछ ऐसा ढूंढना चाहती थी जिससे मुझे पता चलता कि वाकई वो मेरा बाप ही है। और जानते हो मुझे वहां पर तलाशी के दौरान क्या मिला? अपने माँ बाप की शादी की तस्वीरें, और अपने बचपन की एक फटी पुरानी तस्वीर भी मुझे वहीं से मिली। उस तस्वीर में मेरे जिस्म पर वही रंग मौजूद थे जो मैं हमेशा पहने रखती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप ही था, और ये कैसी किस्मत थी कि वो इस रात से लाइल्म था और मुझे भी इसका पता चल चुका था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। क्या इसको बता दूं कि वो मेरा बाप है और मैं इसकी बेटी? लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई भी बाप ऐसी बेटी को कबूल नहीं करेगा जो मुआशरे में तवाइफ की हैसियत से जानी जाती हो। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं चुपचाप वहां से वापस चली आई। जब मैं वापस आई तो गुरु ने मुझे देखते ही सिर्फ एक सवाल पूछा कि कहीं तुमने घूंघट तो नहीं हटाया था। मैंने घबराते हुए कहा कि मेरे चेहरे पर घूंघट ही रखा था। तो उसने सुकून की सांस ली। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि शायद वो जानती थी कि मेरा इस हवेली और उस आदमी से क्या ताल्लुक था। तभी तो उसने मुझे घूंघट चेहरे पर रखने के लिए कहा था, और इसकी बात की तस्दीक तब हो गई जब मैंने उसे बात करते हुए सुना। वो दूसरी तवाइफ से कह रही थी कि इसको तो पता ही नहीं कि जिस घर में वो नाचने के लिए गई थी वो उसका अपना ही घर है। शायद ये दुनिया की पहली तवाइफ है जो अपने ही घर पर अपने ही बाप के सामने नाच कर पैसे कमा कर लाई है। इसकी बातें सुनकर मुझे जिंदगी में पहली बार अपने आप से घिन महसूस हुई। यूं लगा जैसे बीच बाजार में मेरी इज्जत किसी ने नीलाम कर दी हो। मैं जिंदगी में पहली बार तवाइफ का लफ्ज मुझे गाली महसूस हुआ था। इतना कहकर वो रोने लगी। मैं उसकी कहानी के सहार में खोया हुआ था। एकदम से चौंक कर होश में आया। मुझे दुख हो रहा था कि इस बेचारी ने जिंदगी में न जाने कैसे कठिन हालात का सामना किया था। मैंने खुद को इसकी जगह पर तस्वुर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई एक बेटी के लिए तो ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि जब वो एक तवाइफ बनकर बाप के सामने नाच रही थी और इसका बाप भी इस पर पैसे निछावर कर रहा था। जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसने जबरदस्ती मुझसे निकाह किया था। मुझे यकीन था कि अभी थोड़ी ही देर में मुझे ये राज भी मालूम हो जाएगा जो वो मुझे अपने आगे की कहानी सुनाएगी। लेकिन उसे रोता देखकर मैं परेशान हो गया कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वो मुझे कहने लगी कि गाड़ी में पानी होगा, प्लीज मुझे पानी लाकर दे दो। मैं जल्दी से उठकर गाड़ी से पानी लाने के लिए भागा। उस वक्त मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मैं उसे किस तरह यहाँ पर लेकर आया था। उसने पहले मुझे अगवा किया था और अब मैं उसे धोखे से लेकर आया था। जब मैं पानी की बोतल लेकर वापस आया तो वो कहीं
कहीं भी नहीं थी। इतनी सी देर में मौके का फायदा उठाकर वो फरार हो चुकी थी। मुझे बेख्तियार खुद पर गुस्सा आया कि मैंने उसकी बातों पर यकीन कैसे कर लिया और पानी लेने के लिए कैसे गया। मुझे तो ये ख्याल रखना चाहिए था कि कहीं वो भाग ही ना जाए, और अब जबकि वो फरार हो चुकी थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि मुझे भी यहाँ पर ज्यादा देर रुकना चाहिए। अगर वो पुलिस को लेकर आती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मैंने उसके ड्राइवर को डिग्गी से बाहर निकाला और उसके चेहरे में पानी के छींटे फेंके। मुझे यकीन हो गया कि वो 5 मिनट तक मुकम्मल तौर पर होश में आ जाएगा, तो मैं गाड़ी की चाबी उसके पास फेंक कर खुद वहां से भाग गया। मैं सारे रास्ते इधर उधर देखता रहा कि कहीं वो लड़की मुझे नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। न जाने इतनी सी देर में वो कहाँ गायब हो चुकी थी। मैं उसे तलाश करना चाहता था, लेकिन मुझे बार बार मेरे दोस्तों की कॉल आ रही थी। हमारे वापस जाने का वक्त हो गया था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं वापस जाऊं। मैं उसे तलाश करके अपने सवाल का जवाब तक मालूम ना कर लेता जब तक मुझे चैन नहीं मिलना था। मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने मुझसे जबरदस्ती निकाह क्यों किया, लेकिन अब मैं इतने बड़े शहर में उसे कैसे तलाश करता। इसलिए और कोई चारा नहीं था कि मैं वापस ही चला जाता। लाहौर पहुंचकर जब मैं घर गया तो हस्बे तवक्का मम्मा बाबा बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना ही लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कामों में मशगूल होने लगा, लेकिन एक पल के लिए भी वो निकाबपोश हसीना मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकली। हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता था। न जाने क्यों, लेकिन मुझे यही महसूस होता था कि जैसे वो कहीं मेरे आस पास ही है। उन्हीं दिन मामा ने मेरी शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि मैं भी संजीदगी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था, और मैं चाहता था कि जो कुछ मासी में हुआ है मैं उससे भुला कर नए सिरे से अपनी बीवी के साथ खुश होकर जिंदगी गुजारूंगा। शादी की शॉपिंग के दिनों में अचानक एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने उसे बाजार में ही कहीं देखा है। एक निकाबपोश लड़की को देखकर मुझे उसका गुमान हुआ था। मैं जल्दी से उसके पीछे भागा, मगर जब करीब जाकर देखा तो वो कोई और ही थी। मैंने खुद को डांटा कि आजकल मुझे वो ज्यादा क्यों याद आने लगी थी, और उसका मेरा मिलना एक हादसे के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन दिल पर कहाँ इख्तियार होता है। ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। रब जाने हमारा सामना कभी जिंदगी में होता भी है या नहीं, लेकिन किस्मत बड़ी चालाक थी। ऐसे मोड़ पर मेरा और उसका आमना सामना करवा दिया कि जिसका मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब निकाह शुरू करने ही वाले थे कि अचानक मैंने देखा कि सामने से काली चादर में अपना चेहरा छुपाए एक लड़की चली आ रही है। फौरन से दिल ने कह दिया कि ये वही है, और जब करीब आई तो मैंने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया। मुझे हैरत हुई कि वो यहाँ पर कैसे आई और उसे इस घर का पता किसने दिया। मामा ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम अंदर कैसे घुसी चली आई हो। तो एकदम से उसने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया और कहने लगी कि मैं आपकी बहू हूँ, यकीन नहीं आता तो अपने बेटे से पूछ लें। हमारा निकाह कुछ अर्से पहले मरी में हुआ था। मम्मा और बाबा ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। मैं मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने फोन में मौजूद तस्वीरें सबको दिखा दी थी। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, लेकिन अभी और शर्मिंदा होना बाकी था, क्योंकि उसने सबको बता दिया कि वो एक तवाइफ है। सब लोग अजीब नजरों से मुझे और मेरे खानदान वालों को घूरने लगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने उससे करीब आकर गुस्से से कहा कि क्या बात है, सबको बताना जरूरी था। तो वो कहने लगी कि हाँ, ये बहुत ही जरूरी था। तुम मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, तो सुनो कि मैंने इस दिन के लिए तुमसे शादी की। जरा अपने आस पास देखो, सब लोग तुम्हारी माँ पर, तुम्हारे खानदान पर थू थू कर रहे हैं। हाँ, मैंने बदले के लिए शादी की। मैं तुम्हारी माँ से इंतकाम लेना चाहती थी। जानते हो ये औरत कौन है जिसने मेरे हिस्से की सारी खुशियां तुम्हें देने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बेटे को इस जायदाद का वारिस बनाने के लिए मुझे इस घर से रवाना कर दिया। ये मेरी सुतेली माँ है जिसने मुझे उस कोठे पर बचपन में बेच दिया था। जब से मुझे यह हकीकत पता चली थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ, मैंने ये मालूमात करवाई तो मुझे इल्म हुआ कि मेरी सुतेली माँ का एक बेटा भी था जो इसके पहले शौहर से था। इस घर में तो वो मेरी माँ बनकर आई थी, मगर फिर जब उसने मुझे कोठे पर बेच दिया तो अपने शौहर यानी मेरे बाप से झूठ बोला कि बच्ची खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी और फिर लौटी ही नहीं, और कुछ दिनों के बाद वो इस घर की तन्हाई दूर करने के लिए अपने बेटे को ले आई, यानी तुम्हें। वो सारा प्यार और सारा वक्त जो मेरे हिस्से का था वो सब कुछ तुम्हें मिला, और इस सब के पीछे कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी ही माँ थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे भी ऐसे ही छोड़ दूंगी कि ये जिंदगी भर संभल नहीं पाएगी। मैंने तब से ही तुम पर नजर रखी हुई थी और तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में मुझे मालूम था कि आजकल तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लाहौर से मरी तक का सफर भी इस प्लान का हिस्सा था। मैं चाहती थी कि तुमसे निकाह करके तुम्हारी बीवी बन जाऊं, ताकि सब लोग तुम्हारी माँ को एक तवाइफ की सास के तौर पर जाने, और मैं अपने मकसद में कामयाब होगी। इसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ इतनी नीचे गिर सकती है कि एक 13 साल की
की मासूम बच्ची की जिंदगी से खेल जाएगी। मैं इतना तो जानता था कि मेरे बाबा मेरे सगे बाप नहीं है, लेकिन इन्होंने तो ही मुझे बाप का प्यार दिया था। तो क्या मेरी माँ के दिल में इतनी भी जगह नहीं थी कि वो उसको कबूल कर पाती? ये सब सुनकर बाबा के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। इन्हें भी हकीकत का आज इल्म हुआ था। वो आगे बढ़कर उसको गले लगाने ही लगे थे कि वो पीछे हट गई और कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि मेरा बाप एक बहुत नेक और शरीफ इंसान होगा, मगर आप भी मुआशरे के इन अयाश मर्दों की तरह निकले जिन्हें अपनी दौलत उल्टाने के लिए एक तवाइफ के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलता। आप सब मर्द एक जैसे होते हैं। बाबा ये सुनकर शर्मिंदा हो गए और वादा करने लगे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ ने चीख कर मुझे कहा कि तुमने इससे शादी की है, तुम अभी इसी वक्त इससे तलाक दे दो। मगर मैं फैसला कर चुका था। मैंने साफ इनकार कर दिया और सबके सामने उसका हाथ थाम कर कहा कि मैं जिंदगी भर के लिए इसको अपनाने को तैयार हूँ। और ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरी माँ ने इसके साथ बुरा किया है, बल्कि अपनी मोहब्बत की खातिर कर रहा हूँ। वो चौंक गई और कहने लगी कि मैं सब कश्तियां जला कर आई हूँ, तुम्हें भी ये सब कुछ छोड़ना होगा, ये ऐशोराम, ये घर और ये माँ बाप। मैंने उसके हाथ थामते हुए कहा कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। घर से निकलते वक्त मैं सोच चुका था कि एक दिन वो जरूर आएगा जब वो सबको माफ करके इस घर में दोबारा एक बेटी और एक बहू की हैसियत से वापस आएगी। तब तक के लिए जरूरी था कि मैं घर से दूर रहूं ताकि इस दौरान मेरी माँ को भी अपने गुनाह का एहसास हो जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।